एक छोटे से गांव में भोली भाली सीधी साधी नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। एक बार की बात है, गांव में एक भयंकर बीमारी फैली हुई थी। तभी गांव में एक रोहन नाम का डॉक्टर आता है और उसकी मुलाकात नेहा से होती है। जरा सुनिए। नेहा उस लड़की की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। हाँ कहिए। जी, मेरा नाम रोहन है और मैं यहाँ नया हूँ। क्या आप मुझे कोई रहने की जगह बता सकती हैं? हाँ ज़रूर, यहाँ पास ही में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। आइए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। फिर नेहा रोहन को गेस्ट हाउस ले जाती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि शहर से गांव लोगों का इलाज करने के लिए रोहन यहाँ आया हुआ है। आप डॉक्टर हैं और यहाँ हमारे गांव के लोगों का फ्री में इलाज करने के लिए आए हैं? जी हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी डॉक्टर बनना था, पर किसी वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। रोहन नेहा की प्यार भरी बातें सुनता ही जा रहा था। एक ही मुलाकात में रोहन को नेहा इतनी पसंद आ गई कि रोहन उसे अपना दिल दे बैठा। हाय, कितनी सुंदर लड़की है और इसकी बातें तो और भी प्यारी है। तभी नेहा चुटकी बजाती हुए कहती है, कहाँ खो गए जनाब? कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। जैसे ही नेहा जाने लगती है, अरे रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। नेहा नाम है मेरा। फिर नेहा वहां से चली जाती है। अगली सुबह रोहन गांव के लोगों का इलाज करने में लग जाता है और धीरे धीरे गांव के लोग ठीक भी हो रहे थे। जब भी रोहन को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो नेहा उसे ला कर देती। इसी तरह रोहन और नेहा एक दूसरे से मिलने लगे थे। धीरे धीरे न जाने कब रोहन और नेहा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नेहा भी अब ज्यादातर रोहन के साथ ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन रोहन नेहा से कहता है, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। नेहा और रोहन अब ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते थे। नेहा को रोहन के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है। नेहा जब भी उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। नेहा और रोहन एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे के हो गए। और फिर एक दिन अचानक नेहा को उल्टी होने लगी और नेहा की माँ आती है। अरे क्या हुआ नेहा, ठीक तो है ना? उल्टी क्यों हो रही है तुझे? माँ, लगता है मैंने कुछ उल्टा खा लिया होगा, शायद इसी वजह से उल्टी हो रही है। नेहा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन नेहा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर माँ को पता चल गया तो माँ तो जीते जी मर जाएंगी। पिताजी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी रोहन से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नेहा सीधा रोहन के गेस्ट हाउस जाती है और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। रोहन, दरवाजा खोलो। तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ती है। ताला? रोहन मुझे बताए बिना कहाँ जा सकता है? तभी वहां पर गेस्ट हाउस का नौकर आता है। डॉक्टर साहब तो कल रात ही शहर चले गए। काका, क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे? ना बिटिया, मैं कछु ना पता। अब तो नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नेहा अपने घर चले जाती है। अचानक से नेहा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फिर से उल्टी होने लगती है। नेहा की माँ नेहा को उल्टी करते हुए देख लेती है। अरे क्या बात है नेहा, सब ठीक तो है ना? आजकल इतनी उल्टियाँ क्यों होने लगी है तुझे? नेहा अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, चुपचाप कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? माँ को कैसे बताओ? ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। तभी एक दिन अचानक नेहा घर में बेहोश हो जाती है। नेहा की माँ नेहा के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। नेहा, नेहा उठो बेटा।
जैसे ही नेहा को होश आता है, नेहा सच सच बता, कहीं तू गर्भवती तो नहीं है? अपनी माँ की बात सुन वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। हे भगवान, लड़की तूने क्या किया? तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे जीते जी मार डाला। फिर नेहा की माँ अपने दोनों हाथों से नेहा को मारने लगती है। कल मुझे बता, कहाँ मुंह काला करके आई है? किसका पाप तू अपने पेट में लेकर घूम रही है? अरे कौन करेगा अब तुझसे शादी? पैदा होते ही मर जाती तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं रोहन को कहाँ ढूंढूं? उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। जैसे ही रात होती है, नेहा के दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती है। मेरी वजह से माँ और पिताजी को कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर ही जाऊं। नेहा अपनी माँ और पिताजी को बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और एक कुएं के पास जाकर जैसे ही कुएं में छलांग लगाने जाती है, तभी उसे लगता है जैसे उसके पेट में पल रहा बच्चा मानो उससे कुछ कह रहा हो। माँ, माँ, माँ। नेहा अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुनकर रुक जाती है। इस बेचारे बच्चे की क्या गलती? मैं अपने साथ साथ इस बच्चे को क्यों मार रही हूँ? फिर नेहा रात की ट्रेन में बैठकर रोहन को ढूंढने शहर चली जाती है, पर उसे रोहन कहीं नहीं मिलता। भूखी प्यासी रहने की वजह से एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एक लड़की नेहा को सड़क पर बेहोश देख उसे अस्पताल ले आती है। जब नेहा को होश आता है, मेरा नाम सुजाता है, तुम मुझे सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी। आप मुझे यहाँ क्यों लाई? इससे तो अच्छा होता कि आप वहीं मुझे सड़क पर ही मरने देती। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो? फिर नेहा उस लड़की को अपनी और रोहन के बारे में सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हें रोहन नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी। फिर वो लड़की नेहा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। नेहा उस लड़की के घर रहने के साथ साथ उसके घर का सारा काम भी करती थी। और फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का भाई आता है, जो और कोई नहीं पर रोहन होता है। वो किचन में नेहा को काम करता देख हैरान हो जाता है। तभी रोहन की बहन वहां आ जाती है। भाई, ये नेहा है। इस लड़की के साथ बड़ा ही गलत हुआ। जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो इसे धोखा देकर चला गया और अब ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। रोहन अपनी बहन की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था और उससे शादी भी करने वाला था। पर जब उसे पता चला कि नेहा माँ बनने वाली है तो उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से 2 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करता तो उसके साथ गलत होगा, और अगर मैं नेहा को नहीं अपनाता तो इसके साथ भी गलत होगा। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और वो उसे लेकर जाने लगती है। नेहा, तुम बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तभी रोहन की बहन सुजाता आ जाती है। भाई, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था। बस मैं ये चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम नेहा और उसकी बच्ची को अपना लो। फिर रोहन नेहा और उसकी बच्ची को अपना लेता है और धूमधाम के साथ नेहा से शादी कर लेता है। ये कहानी है दिल्ली शहर के खन्ना परिवार की, जहां उषा जी अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती हैं। यूं तो दिल्ली अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, पर बढ़ती आबादी के कारण पेड़ पौधे काट कर वहां नई बिल्डिंग्स आ रही हैं। ऐसे में ताज़ी हवा कैसे ले? चलिए देखते हैं। माँ जी, इसमें जरा पानी तो ला के देना। बहू तो प्लीज ध्यान से करिए सब, कहीं तो गिर ना जाए। अरे मैं नहीं गिरती फिरती, ध्यान से ही तो करती हूँ सब। आप ना खामखा टेंशन लेते हैं माँ जी। दीजिए पानी, डालूं मैं अपने प्यारे प्यारे पौधों को। और हल्के हल्के से गाना गाते हुए मीशा, जिसे अपने गमले और उनमें डाले हुए पौधों से बहुत प्यार था,
पौधों में पानी डाल ही रही थी कि अचानक से तेज हवा आई और उसका हाथ एक गमले पर लगा, नीचे सोसाइटी से। अरे मीशा, ये क्या तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? सीधे मेरे सर पर पट से हेडशॉट। अरे शैला, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। और मीशा भाग कर नीचे गई। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पौधे, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? रो मत, तुम्हें अभी एक नए गमले में डालते हैं, ठीक है? और ले मेरा प्यारा तुलसी का पौधा। अरे मीशा, यहाँ मेरे सर पे लगा है और तुझे अपने पौधों की पड़ी है। अरे शैला, ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं ना? बस जस्ट चिल यार। और इतना कहकर मीशा वहाँ से चली जाती है। शाम को डिनर टेबल पर। बिशा बेटा, सुना है आज तुमने शैला के सर पर गमला फोड़ दिया? हैं? अरे वो तो हवा आई थी तो गिर गया, पर मेरा पौधा ना सही सलामत है। हाय मेरा गुलाब का पौधा। मिशा, बात वो नहीं है, पूरी सोसाइटी तुमसे तंग है। कभी किसी पे पानी डाल देती हो, कभी किसी के सर पर गमले फोड़ती हो। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्डिंग वाले काफ़ी नाराज़ है। इससे अच्छा तुम एक काम करो, बिल्डिंग के गार्डन में गमले लगा दो। ऐसे तुम नीचे भी चली जाओगी और तुम्हारे पौधों को दोस्त भी मिल जाएंगे। राजीव जी, ओ माय गॉड, कितना सोचते हैं आप मेरे प्लान्स के बारे में। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। और अगली सुबह मीशा गई बिल्डिंग के गार्डन में, पर ये क्या, वहां पर तो अलग ही कुछ चल रहा था। उधर सारे पौधे हटाए जा रहे थे और सीमेंट लगाने की प्लानिंग हो रही थी। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैडम जी, यहाँ ना पार्किंग का जगह बन रहा है। पर क्यों? अरे मैडम जी, क्योंकि गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे, कोनो जगह ही ना बचा। ये कहकर वो मजदूर चला गया, पर मीशा सोच रही थी, ओ गॉड, अब क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। और अगली सुबह पूरी बिल्डिंग में शोर मच जाता है। ये क्या हुआ है? मैं अपनी गाड़ी पार्क कैसे करूं? आप तो पार्क करने की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से निकालूं कैसे? सामने इतने गमले रखे हैं। बच्चों को यहाँ ले आओ, हम गेट के अंदर नहीं आ पाएंगे। मम्मी, मेरे ऊपर मिट्टी गिर गई, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अरे बेटा, ये कीचड़ कहाँ से आ गया? मैं तो नहीं जा पाऊंगी, ना ना ना। रात को मीशा ने अपने सारे गमले बिल्डिंग में पार्किंग की जगह पर रख दिए थे, पर अब ये बाकी के लोगों के लिए परेशानी हो गई थी। इतने में मीशा बाहर आती है सब्जियां काटते हुए और कहती है, क्या है भाई साहब, सुबह सुबह आप इतना चिल्ला रहे हो? और क्या खराबी है इन पौधों में? इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, सब हरा भरा लग रहा है, ताज़ी हवा आ रही है, और क्या चाहिए? अरे भाभी जी, आप देख नहीं रही, सबको दिक्कत हो रही है। आप प्लीज अपने गमले हटाइए और अपने घर में ले जाइए। हाँ, अपने घर में लगाओ भाई, जो भी लगाना है। अरे नहीं नहीं, उस दिन ये लड़की ने एक गमला मेरे सर पर फोड़ दिया। भाभी जी, गमला फोड़ दिया? माना कि शैला जी की भी जुबान पर कोई काबू नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सच में सर ही फोड़ दोगे आप उनका। वैसे शैला जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? हैं? तुम चाहते हो कि मुझे चोट लगे? हैं? देखो, आजकल के बच्चों को कोई शर्म लिहाज ही नहीं रहा। अरे कोई मुझे यहाँ से पार करा दो। कोई ये प्लांट्स हटाओ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। और ऐसे माहौल में मीशा चिल्लाते हुए कहती है, बस करो सब, गमले हटवाने हैं आप लोगों को? जाओ, नहीं हटाऊंगी, जो करना है करो। और अगर किसी ने ज्यादा होशियारी की तो मेरे हाथ में जो चीज पहले आएगी ना, मैं उसी से मार दूंगी। अरे इसके हाथ में चाकू है। अरे देखो जरा, सब पीछे हट जाओ। अरे सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं है, बस मेरे गमले कहीं नहीं जाएंगे, कह दिया, कहीं नहीं जाएंगे। अगली सुबह जब मीशा अपने गमले देखने गई तो ये क्या, गमले तो थे ही नहीं। मेरे गमले कहाँ गए? हाय, कहाँ है मेरे गमले? देखिए मैडम, आपके गमले हटा दिए गए हैं। इधर उधर देखिए, बाकी सामान के साथ होगा। मीशा को अब गुस्सा आ गया। वो फौरन जाकर अपने गमले देखती है और जोर जोर से शोर मचाती है, ये क्या किया? मेरे पौधे तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, अब क्या करूं मैं? इतने नाजों से मैंने इनको पाला, इनका ख्याल रखा, इतनी केयर की थी, और इन्हें देखो, पार्किंग के लिए इन्हें फेंक दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। और इसके बाद मीशा ने जगह जगह उन पौधों को लगाना शुरू कर दिया
उस दिन ना उसके सास ससुर को सुबह की चाय मिली, ना उसके पति को ऑफिस के लिए लंच। बस पूरा दिन मिशा घूम घूम कर अपने पौधे लगाती गई। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? हमारी गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे हम? सड़क पर तो नहीं कर सकते ना। मुझे नहीं पता, पर अब मैं तो ये गमले सब जगह लगाऊंगी ही लगाऊंगी। अगले दिन मीशा के घर की डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर राजीव देखता है कि बिल्डिंग के आधे लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। आप सब यहाँ क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? देखो राजीव, तुम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हो, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, अपने गमले उठाकर कहीं और रखो। तभी मीशा तेज कदमों से बाहर आती है। अरे मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे, इनसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरे गमले हैं ये, क्या दिक्कत है? हाँ, तुम्हारे गमले ठीक वही है जहाँ हमारा पार्किंग का एरिया बनने वाला है, और तुम्हें ये सब हटाना होगा ताकि हमें अपनी जगह मिल सके। क्यों? पार्किंग इतनी जरूरी है क्या कि नेचर के ऊपर आपको ये पार्किंग जैसी फिजूल चीजें दिख रही हैं? ये पार्किंग किस चीज की जगह पर आ रही है? सोसाइटी के गार्डन की जगह। ओ, तो गार्डन जा रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वही तो जगह है जहां बच्चे खेल सकते हैं, बुजुर्ग वॉक कर सकते हैं, हम औरतें शाम को आकर चैन की सांस ले सकती हैं। ये नहीं दिखाई देता आपको? देखो मैडम, ये सेंटी बातें छोड़िए और सोसाइटी ने जो फैसला लिया है उस पर हमें काम करने दीजिए। ओके, प्लीज ये गमले हटाइए और हमें अपनी स्पेस लेने दीजिए। इतना कहकर सब चले जाते हैं। अब मिशा गार्डन के बीचों बीच अपने गमलों के साथ बैठ जाती है। अरे ये क्या हरकत है? नरेंद्र भाई साहब, समझाइए ना बहू रानी को। अरे बेटा क्या कर रही हो? ऐसे कब तक चलेगा? अब मुझे भी लग रहा है कि बहुत हो गया। चलो। बाहो, चल यहाँ से। देख सब कैसे हंस रहे तुझ पर, बातें बना रहे। चल ना बेटा यहाँ से। मिशा चलो, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। सबकी लाख कोशिशों के बावजूद मीशा टस से मस नहीं होती और वहीं पर रहती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, पर सुबह। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी मैं हूं मैडम, आप अपने गमले कहीं और लगाइए। और आखिर आपकी जिद क्या है, क्यों है? सर, आप भी जानते हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन का हाल क्या है। लोगों को, यहाँ तक कि अब स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अब अस्थमा होने लगा है। कारण पोल्यूशन, धूल और मिट्टी। और उस पर से दिल्ली अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हरियाली दिन प्रतिदिन गायब होती जा रही है। ऐसे में कोई गमला लगा रहा है तो आप उसे रोक रहे हैं। मैंने अगर घर में लगाया तो सबको प्रॉब्लम थी, किसी के ऊपर पानी टपक रहा था तो किसी को मिट्टी उड़ने से प्रॉब्लम थी। मैंने गार्डन में लगाया तो भी प्रॉब्लम, मैंने बिल्डिंग में जगह जगह लगाया तो भी प्रॉब्लम। आंटी आप ठीक कह रहे हो, मेरी टीचर ने भी कहा कि कीप क्लीन गो ग्रीन। बहुत अच्छी बेटा, देखा बच्चे भी इसकी अहमियत समझते हैं, तो आप क्यों नहीं? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। जब मैं ब्याह कर दिल्ली आई थी तो क्या पेड़ पौधे, क्या हवा होती। आहा, पर अब तो हर जगह बस प्रदूषण, मिट्टी, धुआं ही दिखाई देता है। और बदले में मिलता क्या है? बीमारी। मीशा जी, आपकी बात सही है, पर हमारी भी समस्या समझिए ना। हम अपनी मेहनत की कमाई हुई गाड़ियों को यूं सड़क पर तो पार्क नहीं कर सकते। चोरियां हो जाती है, कोई उस पर स्क्रैचेस डाल देता है तो कोई ठोक के चला जाता है। हम भी तो मजबूर है ना आखिर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। मुझे इस बारे में बिल्डिंग में मीटिंग बुलानी थी, पर क्योंकि आप सब इधर है तो यहीं पर सारी बात कर लेते हैं। ठीक है जी? ठीक है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, ओके जी। यस, ठीक है। तो अब हमें ये मसला तो समझ में आ गया है। पौधे चाहिए पर पार्किंग भी ज़रूरी है, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम पूरी बिल्डिंग में और आसपास के बिल्डिंग्स में भी पौधे लगवाना स्टार्ट करते हैं। गो ग्रीन का नारा लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि अपने घर और अपनी सोसाइटी में पौधे लगाओ, और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताएंगे। क्यों, ठीक लग रहा है ना सबको ये? जी हाँ। ठीक है। पर ये करेगा कौन? हाँ, ये करेगा कौन? जाहिर सी बात है, हमारी लीडर होंगी मीशा जी। मीशा जी बिल्डिंग्स में जाके गमले रखने की जगह आइडेंटिफाई करेगी और ये तय करेंगी कि हम गमले और पौधों को कब और कहाँ लगाएंगे। क्यों, ठीक है ना?
मीशा के तो होश ही उड़ गए। भाई जिस सोसाइटी वालों ने उसके गमले बस कल ही तोड़े थे, वो इस सुझाव के लिए मान गए और वो उनकी लीडर बनेगी। इसके चेहरे पर तो अलग ही खुशी छा गई। जी हाँ सेक्रेटरी महोदय, अगर सबकी सहमति है तो मैं आज से ही ये काम करना स्टार्ट कर दूंगी। और इसी के साथ मीशा और उसकी सोसाइटी वालों ने मिलकर जगह जगह गमले लगाए और पौधे लगाने का इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझाया। और तब से हमारी मीशा बहू का ससुराल बन गया ससुराल गमलों का। जगियापुर नाम के एक गांव में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में रामू सेठ अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। रामू सेठ की शादी को काफी समय हो गया था, परंतु उसकी बीवी मीणा की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। एक दिन की बात है। मीणा, शादी को बहुत समय हो गया है, परंतु हमारी कोई संतान नहीं हो रही। लगता है अब हमें किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अब हमें अपने संतान के लिए डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा और उन्हें इस बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। अगली सुबह रामू सेठ अपनी माँ से बात करता है। माँ, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, परंतु हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मैं चाहता हूँ हमारी भी एक संतान हो, इसलिए मैं मीणा का इलाज किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से करवाने की सोच रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी संतान हो और अपने पोते को खूब प्यार से खिलाऊं मैं। रामू सेठ की माँ ने ये बोलकर साफ दर्शा दिया था कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक पोता चाहिए था। ये बात रामू सेठ के दिमाग में भी घुस गई थी, परंतु वो अपनी माँ के इस जवाब पर कुछ नहीं बोलता और अपनी बीवी मीणा को एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। दोनों वहां जाकर अपनी सारी परेशानी बताते हैं। ठीक है, आपका एक पूरा मेडिकल कोर्स चलेगा जिसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, तभी आपको संतान हो पाएगी। जी डॉक्टर साहब। रामू बीवी मीणा की ट्रीटमेंट शुरू करवाता है और डॉक्टर का कोर्स चालू करवा देता है। कहीं ना कहीं उसके मन में यही बात थी कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा रहा है और इसलिए उसकी एक संतान लड़का ही होगा। उसकी बीवी मीणा एक बेटे को ही जन्म देगी। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद मीणा एक संतान को जन्म देती है, परंतु वो लड़का ना होकर एक लड़की होती है। मीणा पुत्री को जन्म देती है और वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, परंतु उसका एक पुत्री को जन्म देना ना ही उसकी सास को पसंद आता है और ना ही उसके पति को। ये देख मीणा बहुत परेशान हो जाती है। आए दिन मीणा के घर में उसकी पुत्री को लेकर कभी मीणा की सास उसे सुनाती तो कभी उसका पति। मीणा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मीणा की सास मीणा को बहुत सुनाती है। इस पागल औरत ने जन्म भी दिया तो एक लड़की को। इसके इलाज पर मेरे बेटे ने इतना पैसा लगाया और ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। इससे अच्छा तो ये बांझ ही रहती तो सही रहता। मीणा को अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आता है। भाजी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? मैं मानती हूँ मैंने एक पुत्र को जन्म ना देकर एक पुत्री को जन्म दिया है। आप चाहती थी कि मेरा एक पुत्र हो, परंतु इसमें मेरी क्या गलती है जी, और ना ही इस छोटी सी बच्ची की। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना इलाज करवाती ही नहीं जी। इस लड़के से क्या हमारा वंश चलेगा? अरे तू खुद ही बता जो इसे पैदा करके बैठी है। माँ जी, ये मेरी और आपके बेटे की पुत्री है। आप इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं जी? ए पागल औरत, चुप कर। कुछ पता भी है? भाषण मत दे मुझे। आने दे मेरे बेटे को। आज देख तेरा क्या हश्र करवाती हूँ। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और मीणा का पति रामू सेठ घर पर आता है। रामू की माँ रामू को सारी बात बताती है। बेटा, तेरी बहू तो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? अरे तेरी बीवी ने मुझसे आज बहुत बदतमीजी से बात की। ये सुनकर रामू गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना कुछ सुने मीणा को मारने लगता है। रामू मीणा की बहुत जोरों से पिटाई करता है। अरे कोई बचाओ जी, मुझे बचाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे आपकी माँ ही मुझे कब से उल्टा बोले जा रही थी जी।
रामू सेठ मीणा की एक नहीं सुनता, उसे और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। मीणा अपने पति के आगे हाथ पैर जोड़ती है। मुझे माफ कर दो जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से बाहर मत निकालो। इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी जी? आजकल जमाना कितना खराब है, मुझे माफ कर दो जी। नहीं नहीं, अब तो तू घर से निकल ही जा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी औरत मेरी माँ से उल्टा बोले। तो मैं तुझे तलाक दूंगा, दूसरी बीवी लाऊंगा जो मेरे घर का वंश चलाएगी। देखते ही देखते रामू मीणा को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। मीणा बहुत रोती है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता। वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर फुटपाथ पर रहने लगती है। वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। मीणा और उसकी बेटी सड़क के किनारे ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। समय बीतता है। मीणा की बेटी सोनिया बड़ी हो जाती है। मीणा उसे वहीं पास के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। वो अपनी बेटी सोनिया से कुछ नहीं छुपाती थी। वो अपनी बेटी को सारी बात बताती और उसे बहुत प्यार करती। सोनिया को पता था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो दिन रात मन से पढ़ाई करती थी। मीणा चाहती थी कि उसकी बेटी सोनिया बड़ी होकर IPS अफसर बने और उन तमाम औरतों को इंसाफ दिलवाए जिन्हें उसकी तरह दिक्कतें आ रही है। सोनिया भी बहुत पढ़ाई करती है और देखते ही देखते उसकी और उसकी माँ की मेहनत एक दिन रंग लाती है। सोनिया IPS अफसर बन जाती है। माँ, माँ आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा, क्या खुशखबरी है? माँ, मैं एक IPS अफसर बन गई हूँ। ये बात सुनकर मीणा बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को खुशी के मारे गले लगा लेती है। माँ, मेरा बच्चा, आज तूने मेरी सारी मेहनत का फल मुझे दे दिया। माँ, IPS अफसर बनने के साथ साथ मुझे आपको एक और खुशखबरी भी सुनानी है। अब क्या खुशखबरी है बेटा? माँ, मुझे सरकार ने नौकरी के साथ साथ रहने के लिए एक घर भी दिया है। अब हमें फुटपाथ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है माँ। ये बात सुनकर मीणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, मुझे बेटा ना हुआ और एक बेटी हुई। तेरे कारण मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाला था। आज वही मेरी बेटी एक काबिल अफसर बन गई है। अब तो मैं ठाट बाट से रहूंगी। माँ, अब आपको काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और कमाने लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी काम करने नहीं दूंगी आपको। आपने पहले ही मेरे लिए अपनी जिंदगी में बहुत परेशानी देखी है। अब मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। पर याद रखना, तुम्हें जो सरकार ने इतनी बड़ी नौकरी दी है उसका कभी गलत फायदा मत उठाना। अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना। जी माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करो। मैं अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करूंगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लड़का और लड़की को एक समान देखना चाहिए। कहते हैं लोग जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार उनके मन में अपने बच्चों के लिए होता है। अपने पोता पोती के साथ उनकी दादी का रिश्ता सबसे खास होता है। लेकिन क्या हो जब एक दादी प्यार के मामले में अपनी ही पोती से जलने लगे। ऐसा ही कुछ हाल है यशोदा देवी का, जो अपनी बहू और पोती के प्यार को देख देख कर जल भून रही है। तो आइए चलकर देखते हैं अपनी इस जलन में यशोदा देवी क्या क्या कारनामे करती हैं। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक इसने मुझे दोपहर के खाने के लिए आवाज नहीं लगाई। माँ जी, खाना बन गया है, आ जाइए। हाँ हाँ, आ रही हूँ। इतनी देर बाद खाने के लिए बुला रही है, मेरी तो आधी भूख ही मर गई। यशोदा खाना खाने जाती है। समय देख रही है क्या हो रहा है? इतनी देर से खाना बनाया आज तूने? लेकिन माँ जी, अभी तो 1 ही बजा है और हर रोज आप दोपहर में इसी समय तो खाना खाती हैं। जुबान मत लड़ा मुझसे। पहले तो तू 12 बजे ही सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती थी। मेरा जब खाने का मन करता था मैं खा लेती थी। लेकिन जब से पीहू हुई है ना, तब से सारा टाइम बस तू उसी के साथ खेला खेली में लगी रहती है। घर के काम में तो तेरा कोई ध्यान ही नहीं है। अरे बच्चे हमारे भी हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि बच्चों के बहाने घर के काम से अपना पल्ला झाड़ लो। लेकिन माँ जी, मैंने कब घर के काम से पल्ला झाड़ा? मैं तो घर का सारा काम अच्छी तरह करती हूँ।
हाँ, पहले मैं दोपहर का खाना थोड़ी जल्दी बना देती थी, लेकिन खाना तो आप इसी टाइम खाती थी ना। और फिर आप ही ने तो कहा था कि खाना गर्मा गर्म ही बनाया कर, इसलिए मैंने जल्दी खाना बनाना छोड़ दिया। वरना मैं तो अभी भी जल्दी खाना बना दूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी। नैना की इस बात का यशोदा के पास कोई जवाब नहीं था। वो मुंह बनाकर खाना खाने लगती है। तभी जानबूझकर वो खाना खाती ही बहुत बुरा मुंह बना लेती है। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने, इतनी तीखी। मुझे पता है खाना बनाते बनाते भी पीहू को गोदी में लेकर खिला रही होगी, इसीलिए ये भी ध्यान नहीं रहा कि सब्जी में तूने मिर्ची कितनी डाली है। अब कैसे खाओ इसे मैं? आजकल की बहुएं सच में कुछ नहीं संभाल सकती। सर पर एक बच्चे की जिम्मेदारी पड़ी तो काम का हाल देख लो। जब से तुझे पीहू हुई है ना, तब से घर का एक काम ठीक से नहीं संभाला तूने। मुझे नहीं खाना ये खाना, ले जा इसे यहाँ से। तू तो जाकर बस अपनी बच्ची को संभाल, क्योंकि उसके अलावा आजकल तो तुझे कुछ करने का मन ही नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातों से नैना का मूड खराब हो जाता है। सब कुछ करते हुए भी जब किसी को ऐसी बातें सुनने को मिले तो आप सोच ही सकते हैं कि उस इंसान पर क्या बीतेगी। शाम के समय, इतने दिनों से मेरी साड़ी में ये लेस लगानी है, लेकिन मजाल है कि महारानी जी ने इतने दिन में मेरा एक काम किया हो। इसे तो अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जब देखो उसी के साथ मटर गश्ती करने में लगी रहती है। अब मुझे ही इसे आड़े हाथ लेना होगा, वरना यह तो धीरे धीरे करके बच्चे कुचे घर के काम से भी अपना पल्ला झाड़ लेगी। यशोदा अपनी साड़ी लेकर नैना के कमरे में जाती है, जहां नैना पीहू को सुलाने के लिए उसे अपनी गोद में लिटाकर लोरी सुना रही थी। मेरी प्यारी राज दुलारी, तू है मेरी आँखों की लाली। अल्ले, देखो तो मेरी गुड़िया को कैसे मम्मा को इतने प्यार से देख ली है। अल्ले, मेरी प्यारी परी। तेरा ये लाड़ प्यार खत्म हो गया है, तो जरा किसी और काम पर भी ध्यान दे दे। क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तो घर का सारा काम कर लिया है। ये इतने दिनों से मेरी साड़ी में लेस लगानी है, लेकिन मजाल है कि तू मेरे पास ये साड़ी लेने आई हो। अभी जल्दी से मुझे इस साड़ी में लेस लगा के दे दे, मुझे कल ये साड़ी सत्संग में पहनकर जानी है। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को आपकी साड़ी में लेस लगा दूंगी। अभी पीहू को सुला दूँ, आज काम कर करके मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो शाम का खाना बनाकर इसमें मैं लेस लगा दूंगी। जब मैंने तुझे अभी लेस लगाने के लिए बोला है तो तू मेरी बात को काट क्यों रही है? मुझे अच्छी तरह पता है शाम को तू बोलेगी मम्मी जी पीहू रोने लगी थी तो मैं आपकी साड़ी में लेस नहीं लगा पाई। तेरे ये काम से बचने के जो बहाने हैं ना, ये सब अच्छी तरह समझती हूँ। अरे तुझे बच्ची ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे ऐसी सब बातें कह रही हैं? आपको ये साड़ी अगर अभी पहननी होती तो मैं बाकी सब काम छोड़कर सबसे पहले आपकी साड़ी में लेस लगाती, लेकिन आपको तो ये कल पहननी है ना, इसलिए मैंने कहा कि मैं शाम को इसमें लेस लगा दूंगी। मैं कभी आपकी कहे किसी काम को करने के लिए मना नहीं करती, उसके बाद भी पता नहीं क्यों आप मुझे ऐसी बातें कहती हो। मेरी बच्ची छोटी है, उसके बाद भी मैं घर के सारे कामों को इतने अच्छे से संभालती हूँ, पर पता नहीं क्यों आप हर बात पर मेरी बेटी को बीच में ले आती हैं। जुबान तो तेरी कैंची की तरह चल रही है। इसी तरह काम करने के लिए अपने हाथ पैरों को भी चला लिया कर ना। उन दोनों की आवाज़ से पीहू परेशान होकर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा। नो 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 नो, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? हाँ, मिल गया इसे बहाना। आपको साड़ी पर लेस लगवानी है ना, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं लगा दूंगी। यशोदा नैना को अपनी साड़ी देकर वहां से चली जाती है। पता नहीं दुनिया में ऐसी सास मुझे ही मिलनी थी क्या? इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ, और ये है कि ये बोलते हुए नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सबसे पहले अपनी सास की साड़ी में लेस लगाती है। अगले दिन, चलो अच्छा है, आज सारा काम जल्दी हो गया, घर की सफाई भी होगी, बर्तन भी धो दिए, दोपहर का खाना भी बना लिया। अब अपनी गुड़िया के साथ जाकर खेलती हूँ। बेचारी इतनी देर से अकेली पालने में लेटी हुई है। नैना अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी को पालने से उठाकर अपनी गोद में लेती है कि तभी उसकी सास की नज़र उस पर पड़ती है। ला, फिर से पहुंच गई अपनी बेटी के पास, अभी बताती हूँ इसे। यशोदा हॉल में जाकर बैठ जाती है। बहू, नैना बहू। अरे अब माँ जी को क्या काम याद आ गया। नैना बहू। आई आई माँ जी। नैना पीहू को लेकर हॉल में आती है। लो, अब तो इसे यहाँ भी लेकर आ गई। जब ये अच्छी भली पालने में लेटी हुई थी तो इसे यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी, ताकि इसे देखकर माँ जी तुझे कोई काम ना बताए हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ जी?
और वैसे भी घर का सारा काम तो मैंने पहले ही कर लिया है। आपको चाय वगैरह पीनी है क्या? बना देती हूँ मैं। हाँ, चाय तो पीनी है, लेकिन चाय के साथ मुझे पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो साथ में आलू प्याज और पालक के पकौड़े भी बना दियो। पकौड़े? ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। बस एक बार पीहू को दूध पिलाकर सुला दूँ। मैं सोच ही रही थी अभी तो काम से बचने के लिए क्या बहाना बनाएगी, और तूने बना दिया। लेकिन आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। जल्दी से जाके मेरे लिए चाय पकौड़े बना और पीहू को बोतल में गाय वाला दूध डाल कर दे दे। ठीक है मम्मी जी। नैना पीहू के लिए बोतल में गाय का दूध लेकर आती है। माँ जी, जब तक मैं चाय पकौड़े बना रही हूँ आप पीहू को दूध पिला दीजिए ना, उसे भूख लगी है। अरे वाह, मैंने तुझे एक काम करने को बता दिया तो तू उल्टा मुझे दूसरा काम पकड़ा रही है। इसे मुझे दूध पिलाने की क्या जरूरत है? पालने में लिटाकर इसके हाथ में दूध की बोतल दे दे, अपने आप पी लेगी। अब इसके साथ साथ मैं भी बस इसी के काम में लग जाऊं। अरे घर में इसे संभालने के अलावा किसी के पास कुछ और काम तो है नहीं, है ना? बस पूरा दिन पीहू पीहू। जा अंदर पालने में लिटा दे से। पहले अपने बच्चे संभालो, फिर बुढ़ापे में इनके बच्चों को संभालो। इस बुढ़ापे में बस अब यही करने को रह गया है ना। अरे अब सर पे क्यों खड़ी है, जाना जल्दी। यशोदा की ऐसी बातों से नैना की आंखें भर आती है। वो पीहू को पालने में लिटाकर उसके हाथ में दूध की बोतल दे देती है। मेरी गुड़िया, जल्दी से दूध पी के अच्छे से निकल लो। हाँ, मम्मा बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, गुड गर्ल। नैना जल्दी से अपनी सास के लिए चाय पकौड़े बनाकर उन्हें देती है, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में वापस जाने लगती है तो सास फिर से उसे टोक देती है। बेटी के पास जाने के चक्कर में इतनी जल्दबाजी में पकौड़े बनाए हैं, कोई स्वाद नहीं आ रहा इनमें। खैर, अब ये तो जैसे बन गए, पर अब जाकर मेरी वो हरी वाली साड़ी धो दे, मुझे कल कीर्तन में पहन कर जानी है। लेकिन माँ जी, आपकी हरी वाली साड़ी को तो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही धोया था। आपने उसे दोबारा तो पहना भी नहीं, वो तो बिल्कुल साफ धुली हुई है। अरे नहीं धुली हुई, मैंने देखा था अच्छी तरह साफ नहीं हुई। उसे भी जल्दबाजी में धोया होगा, लेकिन आज जरा उसे ढंग से धो दियो, वरना कहीं कल मैं उसे कीर्तन में पहन कर जाऊं और सब लोग वहां मेरा मजाक बना दे। ठीक है माँ जी, मैं फिर से आपकी साड़ी धो देती हूँ। नैना फिर से अच्छी तरह अपनी सास की साड़ी को धोकर सुखा देती है। साड़ी सुखाकर नैना जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। मिल्ली गुड़िया, मिल्ली बिना परेशान हो गई? नो नो नो, कोई बात नहीं, मम्मा आ गई। अब मम्मा और पीहू बहुत साली बाटी करेंगी। पीहू मम्मा की साथ बहुत साली खिली खिली करेगी। हाँ, खिली खिली करेगी। नैना को पीहू के साथ बैठे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होते कि थोड़ी देर बाद उसकी सास फिर से उसके कमरे में लग गई, फिर से इसके साथ ये खेला खेली करने में। यहाँ मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इसके साथ तो बाद में भी तो खेल सकती है। पहले आकर जरा मेरे सर में तेल लगा दे। माँ जी, आपको सर में तेल लगवाना है तो आप यहीं बैठ जाइए, मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। आपके कमरे में जाते ही पीहू रोने लगती है, इसलिए आप यहाँ बैठ जाइए। अरे ये मेरे कमरे में रोने लग जाती है तो इसे मेरे कमरे में लेकर मत आ। मेरे सर में तुझे तेल लगाना है या इसे लगाना है? चला जल्दी से। नहीं माँ जी, पीहू बहुत देर से कमरे में अकेली है। सुबह से मैं पीहू के साथ बैठ भी नहीं पाई। अभी आपके सर में तेल लगाने के बाद मुझे रात का खाना भी बनाना है। अच्छा, अब जब मैं कमरे में आई तो इसके साथ आराम से खेल रही थी ना। अरे मैंने तुझे अपनी एक साड़ी धोने को ही तो बोला था। साड़ी धोने में इतना समय थोड़ी ना लगता है कि पूरे दिन तो अपनी बेटी से अलग हो रही है। जब देखो तब तुझे बस इसके साथ रहने का बहाना चाहिए। काम से बचने के आजकल की बहुओं के ये नए तरीके हैं। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम बताया हो और मैंने वो काम ना किया हो? घर में कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मैं आपका काम पूरा करती हूँ, लेकिन फिर भी आप हर बात में मुझे और पीहू को बीच में ले आती हैं। अब पीहू मेरी बेटी है तो मैं उसके साथ समय तो बिताऊंगी ना। ये बेचारी अभी इतनी छोटी है, इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इसकी माँ होकर इसके पास नहीं रहूँगी तो और कहाँ रहूँगी? देखो तो ज़रा कैसे मुझे उल्टे जवाब दे रही है। अरे नहीं लगवाना मुझे तुझसे अपने सर में तेल। यशोदा वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसका बेटा राजीव घर आता है तो अपनी माँ का ऐसा चेहरा देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या हुआ माँ, तुम इस तरह गुस्से में क्यों बैठी हो? कहीं तुम दोनों सास बहू में कोई बहस तो नहीं हो गई? अरे मैं उससे क्या बहस करूँगी, उससे तो अपनी बेटी के साथ रहने से ही फुर्सत नहीं है। जब भी उसे कोई घर का काम बता दो तो उसे अपनी बेटी याद आ जाती है।
कभी उसे पीहू को सुलाना है, कभी दूध पिलाना है। अरे ये भी तो देख ले कि घर में एक बूढ़ी सास है, मुझे उसकी भी सेवा करनी चाहिए। अरे शाम को मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था बेटा, लेकिन तेरी बीवी ने मेरे सर में तेल तक नहीं लगाया। बस तब से अपनी बेटी के साथ ही पड़ी हुई है। क्या नैना ऐसा कभी नहीं करती? पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में नैना से बात करता हूँ। अरे रहने दे, तुझे उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कल फिर मुझसे लड़ने आ जाएगी। अरे नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। राजीव अपने कमरे में आता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ नैना? माँ के सर में दर्द था और तुमने उनके सर की मालिश भी नहीं की। आखिर बात क्या है? बात क्या है ये तो आप भी अच्छे से जानते हो राजीव जी। आप हर रोज़ देखते हो ना, मैं जब भी पीहू के साथ उसे खिलाने के लिए आती हूँ तभी सासू माँ को न जाने दुनिया भर से कौन से काम याद आ जाते हैं। आज भी पूरा दिन कभी ये तो कभी वो। मैं पूरा दिन पीहू के पास बैठ भी नहीं पाई, यहाँ तक कि माँ जी ने मुझे उसे दूध भी नहीं पिलाने दिया। आज पीहू ने दूध बोतल से पिया। अब आप ही बताइए क्या माँ जी ये सब ठीक कर रही है? मैंने तो माँ जी से कहा था कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके सर की मालिश कर दूंगी, लेकिन उनकी जिद। मैं समझ गया नैना, पर अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, लेकिन अब उन्हें सुधारने का समय आ गया है। अब माँ को सुधारने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कैसे? अरे मैंने कहा ना, सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन। राजीव बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो आज ऑफिस हाफ डे में चले जाइयो, लेकिन पहले मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अरे क्या माँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा? भला मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? सबके बच्चे ही अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल लेकर जाते हैं, अब बच्चे माँ बाप के साथ नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ साथ जाऊँगा। तुम्हें अगर हॉस्पिटल जाना है तो कैब में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कैब कर दूंगा, लेकिन मैं अब हर जगह तुम्हारे साथ साथ नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से यशोदा को ठेस पहुँचती है, लेकिन वो फिर भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। पर कुछ दिन तक जब राजीव अपनी माँ से बिल्कुल दूर रहने लगता है और उससे बिल्कुल बात भी नहीं करता, तब एक दिन यशोदा उससे कहती है, क्या बात है बेटा, आजकल तो तू मुझसे बात भी नहीं करता, ना ही पहले की तरह मेरे साथ आकर बैठता है। कुछ बात है तो बता देना बेटा। अरे माँ, औलाद का क्या हर समय अपने माता पिता के साथ बैठना ज़रूरी है या उनसे बातें करना ज़रूरी है? अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बेटा तू ये कैसे बात कर रहा है? अगर एक औलाद अपने माता पिता से बात नहीं करेगी तो भला उसके माता पिता का मन कैसे लगेगा? इंसान का असली धन तो उसकी औलाद ही होती है। अगर मेरा बस चले तो मैं हर घड़ी तुझे अपनी नज़रों के सामने बिठा कर रखूं। भला अपनी औलाद के बिना भी कभी कोई रह सकता है क्या? वाह माँ, जब बात आज अपनी औलाद की आई तो तुम्हें ये सब बातें याद आ रही हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए आज भी वही ममता है। ऑफिस जाता हूँ तो 4 बार फ़ोन करती हो, मैंने खाना खाया कि नहीं कितनी बार पूछती हो। हाँ तो तू मेरा बेटा है, मुझे तो तेरी चिंता होती है ना बेटा। अगर तुम्हें अपने बेटे की चिंता होती है तो क्या नैना को अपनी बेटी की चिंता नहीं होती? हमारी बेटी अभी इतनी छोटी है कि हम थोड़ी देर भी उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, लेकिन जैसे ही नैना उसके पास जाती है तो तुम न जाने उसे क्या क्या कहने लगती हो। जब अपनी औलाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं देख सकती तो उसे क्यों हमेशा उसकी औलाद के पास जाने से रोकती हो? अरे ऐसा कौन सा काम है जो नैना नहीं करती? तुम्हारे बताए हुए हर काम को वो सबसे पहले करती है, उसके बाद भी न जाने तुम्हें उसके हमारी बेटी के पास जाने से क्या परेशानी होती है। वो उसकी माँ है, अगर उसे दिन के 24 घंटे भी उसके पास रहना पड़े तो वो रहेगी, क्योंकि एक बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम एक माँ होते हुए भी ये बात समझ नहीं पाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि नैना और पीहू के लिए तुम्हारा व्यवहार ऐसे कैसे हो गया। राजीव की कही हुई इन बातों से आज यशोदा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पता नहीं मैं ऐसे कैसे हो गई। अपनी पोती को ही अपनी बहू का लाड मिलते देखकर उसी से जलने लगी। मैंने हमेशा सिर्फ एक सास के नज़रिए से सोचा, काश एक माँ के नज़रिए से सोचा होता तो मैं इस बात को समझ पाती। माँ, अब तो अपने मन से इस सास और माँ के भेदभाव को मिटा दो। सास भी एक बहू की दूसरी माँ होती है, लेकिन बस गलती ये हो जाती है कि वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाती और ना ही अपना पाती है।
लेकिन अगर वो इस बात को समझकर इसे अपना ले तो सब कुछ बहुत खुशहाल हो जाए। तू ठीक कह रहा है बेटा, मुझे माफ़ कर दे बहू। मैंने आज तक जो गलती की वो आज के बाद नहीं दोहराऊंगी और ना ही कभी तुझे पीहू के पास जाने से रोकूंगी। अगर तुझे काम होगा तो अब से पीहू को मैं ही संभालूंगी। राजीव की समझदारी से यशोदा अपनी गलती को समझ पाती है और अपनी बहू और पोती के लिए फिर कभी ऐसा नहीं सोचती, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर अच्छे से घर को संभालती है। और समय के चलते दादी और पोती का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा हो जाता है।